हेलो स्टूडेंट्स। यूनिवर्स की एक्सप्लोरेशन के लिए नासा, इसरो, रॉसकॉस्मोस, जेक्सा, चाइना अपने अपने लेवल पे सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं। रिसेंटली हमने एक वीडियो में भी बताया था कि नासा अभी एक पंच नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिसमें टोटल 4 सैटेलाइट होंगे और सन को 4 अलग अलग डायरेक्शन से उसकी फोटो क्लिक की जाएगी और सन के अंदर से निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड पार्टिकल्स, न्यूट्रिनोस, इन सबको डिटेल में स्टडी करने वाला है। ये सैटेलाइट एलईओ ऑर्बिट में मूव करेंगे, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी अर्थ से 2000 किलोमीटर हाइट पे। और इसके अंदर में जो हमारा सन है उसकी डिटेल स्टडी होगी, स्पेशली जो उसका कोरोना है जो हमें जनरली बहुत ही ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, उसको और ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां पे गैदर करना चाहता है। रिसेंटली एक और न्यूज नासा की तरफ से आ रही है कि वो सिर्फ पंच नाम का ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं करने जा रहा है, इसके साथ साथ स्फीयर एक्स नाम के एक टेलीस्कोप भी लॉन्च करने जा रहा है। और वो भी, ये दोनों सेपरेट मिशंस एक ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, जो कि डेवलप किया है स्पेस एक्स कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट। यानी फाल्कन 9 रॉकेट से ये लॉन्च किया जाएगा। पहला है हमारा स्फीयर एक्स और दूसरा है हमारा पंच। तो दोनों सैटेलाइट, एक है सैटेलाइट पंच जिसपे टोटल 4 सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन है, और एक है हमारे पास टेलीस्कोप। माना जा रहा है ये टेलीस्कोप जिसका नाम स्फीयर एक्स है, ये हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि हबल टेलीस्कोप में नासा ने लगभग $10 बिलियन खर्च किए थे, लेकिन उससे लगभग 10 यानी 10 टाइम्स कम कॉस्ट में ये मिशन किया जा रहा है या फिर किया जाएगा। स्फीयर एक्स नाम का ये मिशन किया जाएगा। अभी तक डेट को फाइनलाइज नहीं किया गया है। पहले ये डेट डिसाइड की गई थी कि ये 26 फरवरी को, 26 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा, फिर डेट को 28 किया गया और अभी शायद इस डेट को 3 मार्च रख दिया गया है। आई होप ये 3 मार्च में ये शायद ये रिलीज कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा और एक साथ दो अलग अलग मिशन को किया जाएगा। पर्पस है पूरे यूनिवर्स को डिटेल में स्टडी करना। एक जो हमारा मिशन है जिसका नाम पंच है, वो सन की स्टडी करेगा, उससे निकलने वाले पार्टिकल्स की, और वहीं पे जो हमारा टेलीस्कोप होगा स्फीयर एक्स, ये पूरे स्काई को इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर में 120 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करके पूरे स्काई की अलग अलग टाइम पे पिक्चर क्लिक करके, और जो चीजें हमें नहीं चाहिए उसका जो लाइट है उसको डिम करके, जिस पे हमें फोकस करना है उसकी लाइट को बढ़ा के क्लियर कट इमेज प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से हमारे गैलेक्सीज फॉर्मेशन हुए हैं। और इनका कहना है कि जो बिग बैंग थ्योरी हुई है, यानी जो जॉर्ज लेमेटर ने 1927 के आसपास जो बिग बैंग थ्योरी दी थी, उस बिग बैंग थ्योरी में बोला जाता है कि पूरा यूनिवर्स पहले एक छोटे से डॉट में कॉन्सेंट्रेटेड था, जिसको हम बोलते हैं यूनिटी या फिर सिंगुलैरिटी। उस यूनिटी के कुछ सेकंड बाद एक इन्फ्लेशन हुआ, यानी ब्लास्ट हुआ, और वो धीरे 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 करके एक्सपैंड करता गया। इस तरीके से हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो कौन सी एक्टिविटी एक्चुअली में हुई है जस्ट इसके बाद में, 1 सेकंड के बाद में, उसी चीज को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा गैलेक्सीज को स्टडी करने वाला है ये स्फीयर एक्स। अलग अलग स्टार्स को सेपरेटली स्टडी करने वाला है स्फीयर एक्स। यानी अगर यूनिवर्स की रिसर्च के लिए अगर टेलीस्कोप की बात की जाए तो ये अब तक का सबसे बेस्ट टेलीस्कोप होगा, जो कि एलईओ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा और वहीं से वो आउटर स्पेस को डिटेल में स्टडी करने वाला है, रिवॉल्व करते करते। आइए देखते हैं कि क्या है ये मिशन स्फीयर एक्स और नासा इसको कब लॉन्च करने वाला है और इसका मेन पर्पस क्या है, इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सो 3 थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट दी स्फीयर एक्स, ऐसा बोला है नासा ने। ये कुछ इस तरह का हमारे पास ये टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप है जो अलग अलग बैंड पे यहां पे काम कर रहा है। इसके पीछे यहां पे सोलर पैनल लगा है, तो ये सोलर पैनल जो होगा ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और ये जो पर्टिकुलर चीज आपको दिखाई दे रही है, दिस इज एक्चुअली नोन एज द टेलीस्कोप। लगभग 120 डिफरेंट कलर्स यहां पे यूज किए जाएंगे, यानी पूरी पिक्चर को 120 पार्ट में
कलर में यानी डिवाइड किया जा सकता है, यानी अगर जितने ज्यादा कलर पिक्चरेशन होती है, पिक्चराइजेशन होती है, उतना ही क्लियर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। और यहां पे जिस चीज पे फोकस नहीं करना, उसकी लाइट को डिम करने का भी प्रोविजन है। हमने आपको पहले पंच मिशन में बताया था कि पंच मिशन के अंदर में पोलराइजेशन को यूज किया जाएगा, पोलराइजेशन को यूज किया जाएगा, और इसके अंदर में इंफ्रारेड को यूज किया जाएगा। चलिए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सो 3 थिंग्स टू नो अबाउट द स्फीयर एक्स, अबाउट द स्फीयर एक्स, नासाज न्यू स्पेस टेलीस्कोप। और बताया जा रहा है कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उससे भी कई गुना ये कम प्राइस में ये तैयार हो गया है। लॉन्च इसका बहुत कम प्राइस में होगा, प्लस में उससे ज्यादा कैपेबिलिटीज ये रखता है। टोटल 2 साल का ये मिशन है। 6-6 महीने पे बड़े बड़े जो चेंजेस इसके अंदर में लाए जाएंगे, यानी पूरे पैटर्न को 6-6 महीने में चेंज किया जाएगा। यानी जो इसमें वेवलेंस और ये फ्रीक्वेंसीज यूज की जा रही है 6 महीने के बाद चेंज हो जाएगी, यानी पूरे 2 साल में 4 बार ये चेंज करने के बाद उसको डिटेल स्टडी करने वाले हैं। और इसके अंदर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मेनली हमारी किस तरीके से हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है और किस तरीके से हमारी गैलेक्सीज फॉर्मेशन हुई है, कॉस्मिक हिस्ट्री क्या है, स्पेशली 1 सेकंड बाद क्या हुआ जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, यानी जब बिग बैंग हुआ उसके 1 सेकंड बाद क्या एक्टिविटी हुई, और द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर एंड लाइफ। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज में बहुत सारे और भी एस्टेरॉइड्स और प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर वाटर होने की आशंका है, तो वो वाटर वहां पे पहुंचा कैसे, या फिर वहां पे क्या एलियन आज भी एग्जिस्ट करते हैं। नो डाउट हम एलियन में डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट दे आर रिसीविंग। अगर पूरे अर्थ के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी अगर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे अर्थ जैसा कुछ ना कुछ एनवायरमेंट होगा, और वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो सकता है। और दुनिया भर के जैसे रिसोर्सेज अर्थ पे खत्म होते जा रहे हैं, तो फ्यूचर में जरूरत है कि हम रिसोर्सेज को सर्च करें, चाहे वो किसी दूसरे प्लैनेट पे, किसी दूसरे एस्टेरॉइड के ऊपर भी क्यों ना हो। आइए सबसे पहले देखते हैं स्फीयर एक्स का फुल फॉर्म क्या है। स्फीयर एक्स का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपॉक ऑफ द रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। दिस इज द कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ द स्फीयर एक्स। नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा इसको लॉन्च करने वाला है। हालांकि इन्होंने अभी फाइनल डेट नहीं दी है, पहले इन्होंने 26 बोला, फिर 28 बोला, और अभी ये 3 मार्च की बात कर रहे हैं। ये लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स द्वारा बनाए गए फाल्कन 9 से, और इसको लॉन्च किया जाएगा कैलिफोर्निया में वेंडर्सबर्ग स्पेस फोर्स बेस में, जो कि हमारे वेस्ट साइड में ऑफ यूएसए ये पड़ता है। वहीं पे अगर हम बात करें ड्यूरिंग इट्स शॉर्ट 2-year मिशन, द ऑब्जर्वेटरी विल हेल्प बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ हमारा, वाटर किस तरह से बना है किसी प्लैनेट के ऊपर में, और वहां पे जो कॉस्मिक हिस्ट्री है, यानी जो अभी तक भी हम पूरी बिग बैंग थ्योरी को ठीक से नहीं समझ पाए हैं, क्या है हमारी सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी को बोला जा रहा है कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले वो सिंगुलैरिटी होगी, और फिर वहां पे एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने की वजह से धीरे धीरे ये यूनिवर्स बढ़ता चला जा रहा है। तो पूरे जितने भी फोर्सेस हमारे अर्थ पे आज एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी मासेस आज एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे कॉन्सेंट्रेटेड थे एक छोटे से डॉट में। अगर इसके साइज की बात करें तो इतना छोटा साइज है कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है जिससे उसको मेजर किया जा सके, यानी एटम के साइज से भी छोटा। इसलिए इसको बोला जाता है इनफाइनाइटेसिमल साइज, इनफाइनाइटेसिमल साइज यानी इनफाइनाइटली स्मॉल साइज। दिस वाज द साइज ऑफ द सिंगुलैरिटी। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह का ये मिशन होगा, आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से हम ये पर्टिकुलर नीचे जो पूरा ये सैटेलाइट है, और ये ऊपर ये इसके ऊपर टेलीस्कोप लगा हुआ है, और टेलीस्कोप जो डेटा देगा वो इस सैटेलाइट में फीड होगा, और ये हमारे अर्थ स्टेशन पे वो डेटा को सेंड कर देगा। प्रिपरेशन पूरे फाइनल हो चुकी है, और 3 मार्च को लॉन्च करने के लिए ये अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयार है।
SpareX will map the entire sky, 102 इंफ्रारेड यहां पे कलर्स को यूज किया जाएगा। 6 मंथ के टाइम पे इसको चेंज कर दिया जाएगा और डायनेमिक एक तरीके से कॉस्मिक का ये जो इफेक्ट होता है वो डायनेमिकली यानी कॉन्टिन्यूसली जो चेंजिंग हमारे कॉस्मिक एटमॉस्फेयर है उसके बारे में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ये हमारे जो एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप है जैसे कि हमारा जेम्स वेब हो गया और हबल टेलीस्कोप हो गया, वो हमारे फोकस करते हैं नैरो स्पेसिफिक पैचेस ऑफ द स्काई के ऊपर, लेकिन स्पेयर एक्स जो होगा ये पूरा का पूरा स्काई का कवरेज आपको करके देगा, यानी एक भी चीज इसमें नहीं छूटेगी। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, विच इज अ क्रूशियल फॉर लार्ज स्केल कॉस्मिक स्टडीज। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होने वाली है, मैप बनाया जाएगा और इसके अंदर भी पंच की तरह 3D मैप बनाया जाएगा पूरे स्काई का, पूरे यूनिवर्स का, जितना भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे सारी गैलेक्सीज को 3 डायमेंशनली कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर और ज्यादा बढ़ेगी। बात करते हैं इसके अंदर में कौन सी रेडिएशन को यूज किया जाएगा। इसमें इंफ्रारेड कैपेबिलिटी है और इसमें याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट नहीं है, इंफ्रारेड इसको यूज किया गया है और डिटेक्शन के लिए, इमेजेस के लिए सब इसके अंदर में होगा। और स्पेयरएक्स इज डिजाइन टू स्वीप वास्ट एरिया ऑफ द स्काई, यानी जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उतना ये ट्राई कर रहे हैं, अनलाइक जेम्स वेब जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करता था। इसमें बहुत सारी डजन्स ऑफ वेवलेंथ यानी सेपरेट वेवलेंथ यूज की गई है, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज को स्टडी करने के लिए एक अलग तरह की वेवलेंथ हमें चाहिए होती है। मान लीजिए आप एक स्टार को स्टडी करना चाहते हैं, एक मून को स्टडी करना चाहते हैं किसी सैटेलाइट की मदद से, तो अगर हम सैटेलाइट की मदद से किसी चीज को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास सैटेलाइट है, तो हमें यहां से रेडिएशंस भेजनी होती है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, और जब ये यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तब हम इसकी स्टडी कर पाते हैं। तो यहां पे हो सकता है ये उस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब ही कर जाए, और जब एब्जॉर्ब कर पाएगा तो स्टडी नहीं कर पाएंगे हम उसकी। तो जब तक उससे रिफ्लेक्ट होके कोई चीज नहीं आएगी जब तक हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमें डिफरेंट वेवलेंथ वाले जो एक तरीके से डिवाइसेज है वो ले जाने पड़ते हैं। पहले हम इस पे ट्राई करेंगे, अगर इस पे काम नहीं करेगा तो दूसरी फ्रीक्वेंसी, फिर तीसरी फ्रीक्वेंसी, फिर चौथी फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से। ऐसे ही इसको स्टडी करने के लिए इसका अलग नेचर है, अलग फ्रीक्वेंसी यहां पे चाहिए होगी, तो मल्टीपल यहां पे डजन्स ऑफ वेवलेंथ्स यहां पे यूज की गई है ताकि कोई भी चीज हमारी एक तरीके से अनदेखी ना रह जाए, छूट ना जाए अगर हम स्टडी कर रहे हैं स्काई का। तो हाई स्पीड डेटा कलेक्शन करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में, क्योंकि यहां पे स्पेयरएक्स विल री इमेज द स्काई गिविंग इट द एबिलिटी टू ट्रैक चेंजेस, यानी पहले कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, 6 महीने के बाद फ्रीक्वेंसीज को चेंज किया जाएगा, कलर को चेंज किया जाएगा, और फिर हम सुपरनोवा जैसे प्रोसेसेस, गैलेक्टिक कॉलिजन जैसे प्रोसेसेस, सडन कॉस्मिक इवेंट जैसे प्रोसेसेस को हम सडनली देख पाएंगे, जैसा कि गामा रे बस्ट या फिर एक्स रे बस्ट। ये कुछ ऐसी इवेंट्स हुए हैं हमारे कॉस्मिक के अंदर, यानी एनवायरमेंट जो हमारा कॉस्मिक है, पूरा ब्रह्मांड है, उसके अंदर में जो एक तरीके से अभी तक उसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब स्टार जो है अपनी लास्ट स्टेज में होता है तो वो सुपरनोवा करता है, और सुपरनोवा टाइम पे उसमें कुछ रेडिएशन जो निकलती हैं, वो रेडिएशंस को हमने कैप्चर किया है सैटेलाइट्स की मदद से। तो चाहे वो एक्सरे बर्स्ट हो, गामा रेज बर्स्ट हो, ये सैटेलाइट से हमने ट्रैप किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सुपरनोवा जैसी एक्टिविटीज हुई है। तो जो हमारी स्टडीज है जिसपे हमने अर्थ पे रहते हुए स्टडीज की है और पता लगाया है कि क्या स्टार भी हमारे खत्म होते हैं और जिंदा होते हैं, यानी वो भी पैदा होते हैं और वो भी मरते हैं, क्या ये सही है, तो उसका प्रूफ भी हमें मिल जाता है इस तरह की रेडिएशंस। तो हमने जो थ्योरेटिकल जो स्टडीज की हैं वो प्रैक्टिकल आज हम देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी सैटेलाइट्स, बिकॉज ऑफ दी टेलीस्कोप्स। टाइम लैप्स कैपेबिलिटी मेकिंग इट कॉस्मिक वेदर सैटेलाइट मॉनिटरिंग द डायनेमिक यूनिवर्स। अब यहां पे बोला यह जा रहा है कि हम बैक साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी टाइम ट्रेवल करने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा स्काई को पूरे डिटेल में स्टडी करने वाला है। कुछ मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक ये डेटा कलेक्ट करेगा, इतने डिस्टेंस की जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको भी ट्रेस करेगा। तो माना जा रहा है कि ये शायद उस पॉइंट तक भी पहुंच जाए जैसा कि उस टाइम पे बिग बैंग के स्टार्टिंग के टाइम पे माहौल रहा होगा।
ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगर हम इसको ठीक से अगर कर पाए तो शायद हमारी बिग बैंग वाली जो थ्योरी है उसकी मिस्ट्री भी सॉल्व हो सकती है। बात करते हैं क्या इसमें ग्लोबल रेलेवेंस है। डेफिनेटली लाइफ को और एलियंस को हम इसलिए सर्च करना चाहते हैं कि हमें कोई सोर्स ऑफ एनर्जी मिले, तो वहां तक हम पहुंच सकते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी की भी यहां पे डिटेल स्टडी की जाएगी। लाइफ किस तरीके से जनरेट होती है, पानी वाटर किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, आइस किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, वो भी सारी चीजें हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं। कॉस्मिक इवोल्यूशन का पूरा इंसाइट अंदर की तरफ हम देख सकते हैं। द मिशन विल हेल्प ट्रेस हाउ गैलेक्सीज फॉर्म्ड एंड इवोल्व्ड इन 13.8 बिलियन ईयर्स, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारा जो यूनिवर्स एक डॉट में कॉन्सेंट्रेटेड था और फिर यहां से ये एक्सप्लोर हुआ, ये एक्सप्लोड हुआ और एक्सप्लोड होने के बाद इसका साइज कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। आज के टाइम पे अगर हम देखें 2025 में फरवरी के अंदर में, तो यहां पे यूनिवर्स का साइज ये है। इससे पहले यूनिवर्स का साइज ये था, उससे पहले ये था, उससे पहले ये था, और लास्ट में अगर हम यहां से 13.8 बिलियन ईयर्स बैक जाते हैं तो ये कुछ यहां पे एक डॉट रहा होगा जिसको हम बोल रहे हैं सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोटेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ेगा स्पेस साइंस के ऊपर, इस तरीके से हम यहाँ पे ये अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमेगा और ये यहाँ पे ये ऐसे इस तरीके से अलग अलग एंगल पे चीजों को ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, यानी कि पूरे स्काई को हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। कॉस्मोलॉजी की चीजें बहुत ज्यादा सोल्व हो सकती हैं अगर ये सक्सेसफुल होता है तो। रिफाइन और चैलेंज मॉडल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वो फिनोमिना है, वो प्रोसेस है जो उसके बिग बैंग यानी सुपरनोवा के जस्ट 1 सेकंड बाद हुआ है। सॉरी, जो हमारी सिंगुलैरिटी है उसके 1 सेकंड बाद हुआ है। तो क्या हुआ उस टाइम पे जिस वजह से हमारा पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड होता चला गया है, और आज भी हम बोलते हैं कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। तो ऐसा क्या इवेंट हुआ है उस सिंगुलैरिटी पे, ऐसा बिग बैंग क्या हुआ है जिसकी वजह से यूनिवर्स बढ़ता चला जा रहा है। एस्ट्रोबायोलॉजी मैप एसेंशियल लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स का हम डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। गैलेक्सी की एवोल्यूशन कैसा हुआ, 3D मैपिंग आज इस बार हम कर पाएंगे। स्पेस वेदर के बारे में, सुपरनोवा और जो स्काई में एक्टिविटीज होती हैं उसको हम डिटेल स्टडी कर पाएंगे। और इंटरडिसिप्लिनरी जो इंपैक्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे कि एक्सोप्लैनेट सर्च किए गए, एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, प्लेनेटरी साइंस है, इनके बारे में भी हमारी नॉलेज जो है और जो इंफॉर्मेशन है वो बढ़ेगी। अगर हम बात करें स्फीयर एक्स की, तो इसके अंदर में हर 6 महीने में पूरा यूनिवर्स यानी इस तरीके से रोटेट करे, रिवॉल्व करेगा, फिर रोटेट करेगा, फिर रिवॉल्व करेगा 6-6 महीने के टाइम पीरियड में। और पूरे स्काई को यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रेज को यूज किया जाएगा। 102 जो है हमारे बैंड्स, यानी जो हमारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स है लाइट के, उसको यूज किया जाएगा। और लाइफ फॉर्मिंग और कॉस्मिक एक्टिविटीज, गैलेक्सीज, स्टार डस्ट, बिग बैंग थ्योरी, इनको स्टडी करेगा और वाइड एरिया स्टैटिस्टिकली ये कवर करने वाला है। इससे पहले अगर हम जेम्स वेब की अगर हम बात करें तो उसमें भी इंफ्रारेड यूज किया गया था, डीप इमेजेस बनाई गई थी, लेकिन ये उतना ज्यादा फोकस्ड नहीं था जितना कि ये होने वाला है। वहीं पे अगर हम हबल की बात करें तो ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड उसके अंदर में यूज किया गया था, यानी फ्रीक्वेंसी बैंड बहुत ज्यादा नहीं थे। इसका भी पर्पस यही था, लेकिन ये दोनों के दोनों जो है बहुत ही ज्यादा सॉरी कॉस्टली प्रोजेक्ट थे, यानी $10 बिलियन से इसमें ज्यादा पैसे लगे हैं। लेकिन अब जो बनाया जा रहा है हमारा स्पेयर एक्स, जिसको लॉन्च किया जाएगा 3 मार्च को, वो लगभग आपका $400 मिलियन के आसपास में पूरा प्रोजेक्ट हमारा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू नासा रिसेंट रिपोर्ट। देखते हैं ये क्या कर सकता है, रीराइट कर सकता है कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरीज जो है हमारी, जैसे कि हमारी पैरेलल प्लेट थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, हमारे पास नेबुला स्पेस थ्योरीज है। इन सब की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है। एक्सोप्लैनेट्स के बारे में, बायोजेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसे हमारी लाइफ बनी है पहली बार, वो हमें पता चल सकता है। मल्टी स्पेक्ट्रल वाइड स्काई मैपिंग हम कर सकते हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम में उसको देख सकते हैं। और हमारे जो पूरा का पूरा जो एटलस है, जैसे हम ग्लोब को पढ़ते हैं, पूरा एटलस पढ़ते हैं कि कौन सी कंट्री कहां पे है, ये पूरा का पूरा कॉस्मिक एटलस हम बना सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट कहां पे, किस टाइम पे कौन सा स्टार कहां पे दिखेगा। ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। लेकिन सवाल है कि ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं,
मेन चीज है कि इसके अंदर में जो हमारी कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो हमें पास्ट में वो मिस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन आज हम सॉल्व किया है उनको, और सॉल्व करने के बाद हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, स्पेस साइंस के अंदर फायदा हुआ है, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है ओवरऑल बढ़ी है, हम ज्यादा काम कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली पर्पस है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज रहें, और जितने भी ज्यादा अगर हो सकता है कि फ्यूचर में जैसे बेन्नो नाम का एक सैटेलाइट जो एस्ट्रोनॉट जो एस्टेरॉयड है, आशंका थी कि बेन्नू एस्टेरॉयड अर्थ को शायद टच करेगा, लेकिन हमें यह पता कैसे चला? क्योंकि हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन किया, इस वजह से पता चला। अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं होता तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि कब अचानक से कोई हमारे ऊपर बड़ा सा एस्टेरॉयड ने अटैक किया और अर्थ पूरा का पूरा खत्म हो गया। ऐसा भी हो सकता है, इससे पहले ही हमें सब रिसर्च करनी पड़ेगी। और बेन्नू के ऊपर में ओसिरिस आरईएक्स नाम का एक हमने लॉन्च भी किया सैटेलाइट, और डिटेल स्टडी की जा रही है बेन्नू की, और हो सकता है कि फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड भी कर सके इन फ्यूचर। डेफिनेटली इट इज अ फाउंडेशन मिशन, ये शुरुआत है, धीरे धीरे हम इसके अंदर में डिटेल स्टडी करते चले जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव ब्रॉड स्काई डेटाबेस हमारे पास तैयार हो जाएगा, और यहां पे अगर हम देखें, दिस मल्टीपर्पज नेचर एंड ब्रॉड ऑब्जर्वेशन स्कोप मेड इट अ डेटा गोल्ड माइन फॉर फ्यूचर स्पेस। यानी एक तरीके जैसे सोने की खदान होती है, बिल्कुल ऐसे ही ये डेटा की खदान होगी, अगर ये पूरा का पूरा डेटा हमारे जितना एक्सपेक्टेड है अगर उतना ये काम करता है तो प्लानिटरी साइंस और एक्सप्लोरेशन की जो हमारे साथ एक्सो प्लैनेट और कॉस्मोलॉजी की जो स्टडीज हैं, वो हम जो भी पढ़ते हैं आज, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अंदर में इजाफा होगा, इंक्रीमेंट होगा, और हम चीजों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एक मेंस के लिए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक चैलेंजेस इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप। अब आपको इसके अंदर में जस्ट एक आपको जेम्स वेब बताना है, इसके अंदर में आपको हबल बताना है, इसके अंदर में स्फेयर एक्स बताना है। हाउ डज स्फेयर एक्स ओवरकम दीज चैलेंजेस? अब डेफिनेटली ये काफी अच्छी इंफ्रारेड, लगभग पूरा जो इंफ्रारेड का 102 वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज है उनको ये यूज करेगा, तो और अच्छी तरीके से हम उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये टॉपिक नासा, इसरो और जेक्सा जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसीज, रोस्कोसमोस, ये जो भी लॉन्च करते हैं हमारे यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली हमको नासा और इसरो पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में बहुत सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार जूनो मिशन पूछा गया बाहर कंट्री का, डेफिनेटली इसरो के भी बहुत सारे मिशन पूछे जाते हैं। तो हमको ये सारे जो टॉपिक हैं बहुत ही डिटेल में कवर करने होते हैं, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन प्री एंड मेंस में छूटे नहीं और हमारे अच्छे मार्क्स उसमें आए। अगर आप और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।